हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ओकियोनोमिया। तो ओकियोस का मतलब होता है हाउस और नोमोस का होता है मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट। तो सोशल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन of goods and services and analyze the choice that individual businesses, governments and nation make to allocate resources। तो बेसिकली मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल जो स्टडी होती है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमी जो होता है, वो जो इकोनॉमी होता है वो इकोनॉमिक्स इसका प्रिंसिपल हो गया और उसका जो एक तरीके से एप्लीकेशन, उसे हम इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड का, एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस प्रिंसिपल पे हम ये काम करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स से डिफाइन होते हैं। लेकिन जो इसका एप्लीकेशन होता है हमारे पूरे इंडिया, हाउस होल्ड या बड़े या छोटे क्षेत्र में, उसका जो उस प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन होता है उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे लेवल पे देखते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल मार्केट हो गया, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई ऑफ गुड। तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पे हम देखते हैं, जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हो गया, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें इसकी बात हो गई। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस की जाती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट होता है, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। छोटे लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं, और जो बड़े लेवल पे कंट्रीज या स्टेट के लेवल पे होती हैं, जिसमें होल इकोनॉमी की बात होती है, नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, और भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, उस पर जो बात होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का जो होता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो लाई जाती है। तो ये जितने भी चीज़ें होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। So it is the study of individual, household and firms behavior in decision making and allocation of resources. It generally applies to market of goods and services and deals with the individual and economic issues. तो बेसिकली छोटे भूभाग पे जो चीज़ें प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन की होती हैं उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, इंडिविजुअल इनकम एंड सेविंग्स हो गया, ये सारी की चीज़ें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरे कंट्री या स्टेट लेवल पे। It focuses on the aggregate change such as unemployment, growth rate, gross domestic product, inflation, national income, fiscal policy by government of India, RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, और भी बैंकिंग के बहुत सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कंट्री लेवल पे होती हैं, वो जो होती हैं वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं। तो जिसमें हम इकोनॉमिक आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन की बात करें तो हमने बात की है कि जैसे माइक्रो में इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म्स की बात होती है, और मैक्रो में नेशनल इनकम, गवर्नमेंट और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है।
फिर उसके अलावा नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो फिर उसके बाद टॉपिक की बात करें जो हमारे सेंट्रल और स्टेट लेवल एग्जाम में आता है, तो इसमें हमारा जब सबसे पहले फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद पब्लिक फिनांस या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद नेशनल इनकम, बैंकिंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन, सेंसस, डिमांड एंड सप्लाई, प्लानिंग इन इंडिया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो हमारे सेंट्रल एग्जाम्स में आती हैं। और बैंकिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो बेसिकली बैंक एग्जाम में आते हैं, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, पब्लिक फिनांस, बजट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीए एंड बेसल पैरामीटर्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, इंडियन मॉनेटरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज, पब्लिक फिनांस, इकोनॉमिक प्लानिंग और इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस। तो ये जितने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो होते हैं वो हमारे बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। हालांकि कुछ कॉमन टॉपिक्स हमारे सेंट्रल लेवल एग्जाम में भी आ जाते हैं जो बैंकिंग के होते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट की बात करें, अल्फ्रेड मार्शल, तो इन्होंने वेलफेयर कॉन्सेप्ट को दिया था और ये बताया था कि स्टैंडर्ड सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ कैसे समझते हैं। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है स्टैंडर्ड सप्लाई और डिमांड ग्राफ, तो उसके बारे में अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, जो कि एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, पब्लिक वेलफेयर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इकोनॉमिस्ट है लॉर्ड रॉबिन्स, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, आर्थिक जो साइंस है उसके सिग्निफिकेंस में जो कॉन्सेप्ट है वो स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है, जो लॉर्ड रॉबिन्स ने दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें, पॉलिंग एल सैमुअल्सन को हम मॉडर्न इकोनॉमी के फादर के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने ग्रोथ कॉन्सेप्ट को दिया था, जो कि रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड था। इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो एडम स्मिथ हैं, जो कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक बुक लिखी थी 1776। और फिर इसके अलावा इन्होंने जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो नेशनल इनकम होता है उसका जो बेसिक फंडा होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम जीडीपी के थ्रू प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने सबसे पहले दिया था। और फिर उसके अलावा वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया की बात करें तो सर एम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंदम विश्वेश्वरैया को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में इसकी शुरुआत किया था, सर एम विश्वेश्वरैया, इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर उसके बाद फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जॉन मैकयार्ड केन्स को हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट मनी के बारे में थ्योरी प्रपोज किया था। तो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से एक अमेरिकन एग्रोलॉजिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, जो 1970 में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, वो नॉर्मन ई बरलॉन्ग साहब है, जिन्हें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहते हैं पूरे वर्ल्ड। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। और इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग करके हरित क्रांति हमारे इंडिया में लाया था, जो वीट, गेहूं के सीड्स के पे एक्सपेरिमेंट था, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है के नाम से जाने जाते हो एम.एस. स्वामीनाथन। फादर ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ 1867 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने बुक एंड अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल बुक किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था 1867 में। फिर उसके बाद फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया सर पीसी महालनोबिस हैं। ऑन द बर्थ डेट ऑफ पीसी महालनोबिस
29 जून इज सेलिब्रेटेड एज स्टैटिक्स डे इन इंडिया। तो 19 जून को पीसी महालनोबिस के बर्थ पे इसे हम स्टैटिक्स डे के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम 29 जून को स्टैटिक्स डे मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के नाम पर, जो स्टैटिक्स के फादर हैं हमारे इंडिया में। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.